नमस्कार। पुनः हम लोग पाठ को प्रारंभ करते हैं और पाठ संख्या 6 को लेकर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने नक्षत्रों के विस्तार को अच्छी तरह से समझा है, अश्विनी से लेकर के रेवती तक, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। और पाठ संख्या 5 में यह भी जाना कि एक नक्षत्रों का मान 13 डिग्री 20 मिनट तो होता ही है और उसको 4 चरणों में अर्थात 4 टुकड़ों में बांटा, जिसको चरण कहते हैं, और एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है। ये भी हम लोगों ने जाना। पूर्व में ही हम लोगों ने जाना है कि 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, तो 27 को 9 से भाग देते हैं तो 3 संख्या प्राप्त होती है। वो 3 संख्या नक्षत्रों की होगी और 3 नक्षत्रों का स्वामित्व किसी न किसी एक ग्रह को होगा। यह भी हम लोग जान चुके हैं कि राशियों के स्वामी सूर्य से शनि तक ही हैं। यही 7 ग्रह होते हैं। राहु केतु को राशियों का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन नक्षत्रों का स्वामित्व राहु केतु को भी प्राप्त है, अर्थात 9 के 9 ग्रहों को नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। अलग अलग तरीके से समझा था हम लोगों ने। पहले टुकड़े में हमने पढ़ा था, या कह लें पहले भाग में पढ़ा था, अश्विनी से लेकर के अश्लेषा तक, 0 से 120 डिग्री तक हम लोग चले थे। वहां केतु से प्रारंभ हुआ था स्वामित्व और बुध पे समाप्त हुआ था। दूसरे भाग में हम लोगों ने प्रारंभ किया 120 डिग्री से 240 डिग्री तक। वहां मघा से प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठा में समाप्त हुआ। तीसरे भाग में हम लोगों ने पढ़ा मूल से रेवती तक, जो 240 से प्रारंभ हुआ और 360 से समाप्त हुआ, और स्वामित्व, नक्षत्रों का स्वामित्व क्रमशः बना रहा। तो आज सबको एक साथ लेकर के देखते हैं कि कौन कौन से नक्षत्रों के स्वामी कौन से ग्रह हैं। अच्छा, कुछ हम अपने शास्त्रों की सुंदरता को भी यहाँ देखेंगे, या कहें उसके गहराई को भी देखेंगे। किसी न किसी रूप में हमको इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त होती है और हम आप तक उसको पहुंचाते रहते हैं। तो सबसे पहले अश्विनी से अश्लेषा, मघा से ज्येष्ठा और मूल से रेवती, यहां तक हमने आपको लिखा है। ये पूर्व में आप लोगों ने लिख रखा होगा। अब ये पहला है, ये 10वां है, ये 19वां है। हमने बताया है कि नंबर से भी आपको याद रखना है, क्योंकि गणित में आगे नंबर की ही ज्यादा जरूरत होती है। जब नंबर याद होगा, जब प्राप्त हो जाएगा कि हमको मघा 10वां नंबर प्राप्त हुआ, तो हम लोग समझ जाएंगे कि नक्षत्र मघा की बात हो रही है। 13वां प्राप्त होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि हस्त की बात हो रही है। तो इसलिए नंबर से भी याद रखना जरूरी है, और यदि नंबर से याद रखते हैं तो हमारे लिए इसको स्वामी को भी याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। वो कैसे होगा? तो यहां आप 1 देख रहे हैं और 1 0 को प्लस कर लीजिए, तो 1 + 0 = 1 आ जाएगा। इस संख्या को भी जोड़ें तो 9 और 1 10, और फिर 10 को 1 0 प्लस करेंगे तो वो फिर संख्या 1 आ जाएगा। तो हमको संख्या क्या प्राप्त होता है यहां? 1। ये सिर्फ समझने के लिए है कि आपको बहुत अधिक याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभ्यास से ही आपको ज्योतिष प्राप्त हो जाए, यही हमारा विचार है। अब 2 नंबर भरनी है तो पूर्वा फाल्गुनी 11। अब 11 को आपस में जोड़िए, 2 आ जाएगा। 20 पूर्वाषाढ़ा, इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 2। तो अर्थात ये 2 हमको प्राप्त हो गया। तीसरे को देखें, ये 3 कृतिका, तो यहां 1 + 2, ये 3 उत्तरा फाल्गुनी। यहां ये 3 21 नंबर है उत्तराषाढ़ा, इसको जोड़ेंगे तो ये हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम सबको जोड़ते रहेंगे तो हमको अगली संख्या प्राप्त होती रहेगी, और वो क्रम से है, उसमें कहीं कोई विवाद भी नहीं है कि एक भाग में 9 नक्षत्र होते हैं, 1 से 9 तक,
अगर हम सिर्फ इस क्रम को याद रख रहे हैं और हमको संख्या प्राप्त हो जाए तो उसके स्वामी जान जाएंगे, चाहे नक्षत्रों के नाम हम भूल भी जाएं। तो ये हम लोगों ने देखा कि अश्वनी 1, मघा को भी जोड़ा 1, मूल को भी जोड़ा 1। अब अंतिम को भी प्राप्त कर लेते हैं। अश्लेषा 9, ज्येष्ठा 8, 1, 9 और रेवती 27, 7, 2, 9। तो ये क्रम से प्राप्त हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसके स्वामी को भी हम लोग क्रम से जान लेते हैं, केतु। पहले अर्थात 1 नंबर यदि आता है हमको तो स्वामी कौन हो जाता है? केतु। 2 का शुक्र, 3 का सूर्य आदित्य, आप जानते हैं, चंद्रमा चम, भव मंगल भौम, राहु, जीव गुरु, शनि और बुध। तो आ चम भव रा जी स बु केसु। अब क्रम से प्राप्त हो गया कि केसु 1, 2, उसके बाद आचम भवराजी, क्रम से 9 तक आप चले जाएंगे। तो यहां हमने कहा कि हमारे शास्त्रों की सुंदरता भी देखें आप, अनेक जगहों पर यह आपको प्राप्त होता रहेगा। हम कहते हैं कि 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र है, 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, और हम इसी को अगर 12 वर्ष तक पढ़ाते रहे तो कम पड़ जाए। तो इसीलिए सतत अभ्यास करते रहना है, पढ़ते रहना है और पढ़ाते रहना है। आप भी अपने जीवन में इसी चीज़ को धारण करें कि हमेशा पढ़ने की ओर अग्रसर रहें और नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। हम लोगों को यहाँ अब जानकारी प्राप्त हो गई कि केतु कौन कौन से नक्षत्रों के स्वामी हैं, अश्वनी के, मघा के और मूल के। शुक्र कौन कौन से नक्षत्रों के स्वामी हैं, भरणी के, पूर्वा फाल्गुनी के, पूर्वाषाढ़ा के। सूर्य कौन कौन से नक्षत्रों के स्वामी हैं, कृतिका के, उत्तरा फाल्गुनी के और उत्तराषाढ़ा के। चंद्रमा कौन कौन से नक्षत्रों के स्वामी हैं, तो रोहिणी, हस्त और श्रवण के। क्रमशः सारे ग्रहों के बारे में लिखा गया और उसके नक्षत्र सामने प्राप्त हैं आपको। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसको याद कर लेंगे। लर्न बाय हार्ट जिसको कहते हैं, कंठाग्र याद होना चाहिए। आगे इसका बहुत लाभ मिलेगा। हम आपको पिछले पाठ में ये कहे थे कि हम पहले प्रश्नों का जवाब देंगे, तो वो समय आ गया है कि ज्योतिष में पहला प्रश्न होता क्या है। हम हमेशा कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए ज्योतिष को जानना जरूरी है। तो अब यहां मानव कल्याण, बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहला प्रश्न आता है कि मूल में तो नहीं है। किसी न किसी को यह जानकारी है कि कौन से नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ और वो नक्षत्र की उपस्थिति जन्म के समय अच्छी है या नहीं। 27 के 27 नक्षत्र हम लोग ब्रह्मांड के टुकड़ों के रूप में समझते हैं, माइलस्टोन के रूप में हम लोगों ने समझा है, इसके विस्तार को भी जाना है। लेकिन यहाँ निश्चित रूप से कोई न कोई नक्षत्र ऐसा है जो शुभ प्रभाव देता है और कोई न कोई नक्षत्र ऐसा है जो अशुभ प्रभाव देता है। अब ये जो मूल का प्रश्न आता है, क्या बच्चा मूलिया पैदा तो नहीं हुआ। उत्तर भारत में या हम कहें बिहार, झारखंड, यूपी के ईस्ट में कहा जाता है कि 27 में तो बच्चा नहीं है, अर्थात ये 27 में से ही कोई नक्षत्र है जो मूल का नक्षत्र कहा जाता है। अब उसको जानना जरूरी है। तो यहाँ हम संक्षेप में ये बताना चाहेंगे कि चंद्रमा की गति के विषय में आगे बात करेंगे, लेकिन चंद्रमा गोचर करता है, एक राशि, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में गमन करता है। हम लोग कहते हैं कि अश्वनी से प्रारंभ होता है और रेवती तक चंद्रमा गोचर करता है, फिर पुनः अश्वनी में आ जाता है और फिर पुनः जो है वो रेवती तक पहुंचता है और क्रमशः चलते हैं। ये नहीं कि अश्वनी के बाद मघा में पहुंचेंगे, ऐसा नहीं होता।
वो आप लोग जोडियक पे समझ सकते हैं। जोडियक पे अश्वनी के बाद भरनी, भरनी के बाद कृतिका, ऐसे ही आएंगे। और चंद्रमा का गोचर भी ऐसे ही होगा, अर्थात चंद्रमा जब अश्वनी को भोग लेंगे तब भरनी में पहुंचेंगे, और जब भरनी को भोग लेंगे तो कृतिका में पहुंचेंगे। यहाँ भोगना शब्द से मतलब है कि धीरे धीरे 13 डिग्री 20 मिनट को वो पास कर जाएंगे। तो यहाँ चंद्रमा के विषय में अब बताया जा रहा है आपको, और चंद्रमा बच्चे के जन्म के समय कौन से नक्षत्र में स्थित था। यदि हमको ये प्राप्त हो जाता है कि चंद्रमा बच्चे के जन्म के समय कौन से नक्षत्र में स्थित था, तो ये जानना आसान हो जाएगा कि बच्चा मूल में था या नहीं। लेकिन उससे पूर्व हमको ये जानना पड़ेगा कि मूल के नक्षत्र कौन कौन से हैं। तो बृहत रूप में ही सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि मूल के नक्षत्र कौन कौन से हैं, फिर हम उसकी सूक्ष्मता से चर्चा करेंगे। ये केतु, केतु के नक्षत्र मूल के नक्षत्र कहे गए हैं, ये याद रखना है। पुनः दोहराएंगे, केतु के नक्षत्र मूल के नक्षत्र कहे गए हैं। और केतु के कौन कौन से नक्षत्र हैं, तो अश्वनी, मघा और मूल। दूसरा बुध, एक सबसे ऊपर है और दूसरा सबसे नीचे है। बुध के नक्षत्र भी मूल के कहे गए हैं। तो बुध के कौन कौन से नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो केतु के 3 नक्षत्र और बुध के 3 नक्षत्र, अर्थात 6 नक्षत्र मूल के कहे गए हैं। पंचांग से जानकारी आसान हो जाता है कि आज चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, या तिथि के आगे नक्षत्र भी लिखा होता है। तो यदि नक्षत्र अश्वनी आया, मघा आया, मूल आया, तो ये समझना चाहिए कि जातक मूल में पैदा हुआ है। और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती भी यदि नक्षत्र है उस दिन, तो ये समझना चाहिए कि जातक मूल में पैदा हुआ है। हम लोग पुनः कहेंगे केतु के नक्षत्र और बुध के नक्षत्र। केतु के 3 नक्षत्र और बुध के 3 नक्षत्र। हमने आपको भाग में पढ़ाया था इस तरह से कि 9 नक्षत्र पहले पढ़ा था, फिर 10वां से प्रारंभ किया था। तो अब आपको यहां प्राप्त होगा कि पहला नक्षत्र और 9वां नक्षत्र, हर भाग का, दूसरे भाग का पहला नक्षत्र और 9वां नक्षत्र, तीसरे भाग का पहला नक्षत्र और 9वां नक्षत्र। ये जब तिथियों में व्याप्त होगा, या जिस तिथि में बच्चे का जन्म हो रहा है उस दिन चंद्रमा यदि नक्षत्रों में होगा, तो जातक मूल का होता है, मूल में जन्मा माना जाएगा। और मूल के लिए जो उपाय बताए जाते हैं शास्त्रीय विधि से, उसका पालन भी करना चाहिए। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब चरणों की बात हमने की थी, आज पुनः हम चरणों की बात करेंगे और मूल के ऊपर क्या प्रभाव है चरणों का, उसको भी समझेंगे। तो हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि अंकों को जोड़ते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो तीनों के लिए एक समान हो जाती है। जैसे कि हम अश्लेषा को जोड़ते हैं तो वो 9 तो प्राप्त है ही। ज्येष्ठा के लिए चलते हैं तो वहाँ भी 18वां नक्षत्र है, तो 8 1 9 प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद जब रेवती की बात करते हैं तो वो 27वां नक्षत्र है, 7 2 9 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ हम केतु के नक्षत्र तो जान ही गए और बुध के नक्षत्र को भी हम लिख लेते हैं, फिर हम अच्छी तरह से समझेंगे कि मूल के नक्षत्र। अब ये बुध के नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो अश्लेषा, ज्येष्ठा, और रेवती। तो पहला, 9वां, 10वां, 18वां और 19वां और 27वां नक्षत्र जो है मूल के नक्षत्र कहे गए हैं। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कहते हैं केतु और बुध के नक्षत्र मूल के नक्षत्र कहे गए हैं। केतु के नक्षत्र अश्वनी, मघा, मूल, और बुध के नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। जिस दिन बच्चे का जन्म हो रहा है उस दिन यदि चंद्रमा
इस नक्षत्रों में गत हो तो हम बच्चे को मूल में जन्मा कहेंगे और मूल से संबंधित जो भी उपाय बताए जाते हैं उसको करना चाहिए। यहाँ हमारे मूल से संबंधित बातें समाप्त हो गई। अब गणितीय पद्धति में थोड़ा चलते हैं और वहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि मुख्य रूप से जो मूल का विशेष अंश बताया गया है वो क्या बताया गया है। वैसे तो पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण, सारे चरणों की बात होती है और सबको मूल में कह दिया जाता है, लेकिन विशेष रूप से जो मूल होता है वो कहाँ प्राप्त होता है इसको जानना है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब रेवती समाप्त होगी तो ये रेवती 27 आखिरी के नक्षत्र हैं तो प्रारंभ अश्वनी का हो जाएगा और ये दोनों मूल के नक्षत्र हैं। ये पहला चीज है जिसको समझें हम लोग। तो पहले हम लोग रेवती को लिखते हैं और रेवती के कितने चरण हैं? 4, 1, 2, 3 और 4। ये 4 चरण है। इसका मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है, ये हम लोग जानते हैं। और एक चरण का मान 30 डिग्री 20 मिनट होता है, ये भी जानते हैं। और रेवती, जब ये रेवती के चौथे चरण से चंद्रमा बाहर आ जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? अश्विनी में। और अश्विनी के भी कैसे चरण होते हैं? 1, 2, 3 और ये 4। तो रेवती के भी 4 चरण और अश्विनी के भी 4 चरण। रेवती से चंद्रमा गोचर करता हुआ जब अश्विनी में पहुंचेगा तो ये भी मूल के नक्षत्र हैं और ये भी मूल के नक्षत्र हैं। ठीक उसी तरह से जब हम लोग कहेंगे कि जब अश्लेषा समाप्त होगा तो मघा प्रारंभ हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे? अश्लेषा समाप्त होगा तो मघा प्रारंभ हो जाएगा। और ये दोनों भी मूल के नक्षत्र हैं। और इसके भी चरणों की बात कर लेते हैं तो 1, 2, 3 और 4 चरण। इसके भी चरणों की बात कर लें, 1, 2, 3 और 4 चरण। अर्थात अश्लेषा से चलते हुए जब मघा में प्रवेश करेगा तो मूल में तो था ही, अगली राशि अगला नक्षत्र भी मूल का ही होता है। तो हम क्या देखते हैं कि ये 2 चरणों को छोड़ दिया जाए। रेवती के पहले 2 चरण को छोड़ देते हैं, तीसरा, चौथा और अश्विनी के पहले 2 चरण को ले लेते हैं। इसको जानना जरूरी है। आगे जब हम लोग गणितीय पद्धति में चलेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो रेवती का तीसरा और चौथा और अश्विनी का पहला और दूसरा, ये जो 4 चरण हुए, दोनों के 2-2 अलग अलग चरण हैं। पुनः दोहराएंगे, रेवती का तीसरा और चौथा और अश्विनी का पहला और दूसरा, यही विशेष रूप से मूल के कहे जाते हैं। इसी को विशेष रूप से हम मूल में जन्मा कहेंगे। तो ये तो सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद ही संभव है। ठीक उसी तरह से अश्लेषा का तीसरा और चौथा और मघा का पहला और दूसरा, ये ही प्रमुख रूप से मूल कहे जाते हैं। ये प्रमुख रूप से मूल का अंश कहा जाता है। यदि बच्चे का यहां जन्म है तब तो निश्चित रूप से कहेंगे कि पूर्ण रूप से मूल ही कहा जाए, चाहे वो गणितीय पद्धति से चलें या फिर हम फलित में जो आपको बताना चाहते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बताते, इस पद्धति से भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब ज्येष्ठा समाप्त हो, ज्येष्ठा में चंद्रमा समाप्त हो और मूल में प्रारंभ हो, तो वहाँ भी हम अगर यहीं ज्येष्ठा लिख दें और ये मूल लिख दें तो इसी तरह से इसके ये ज्येष्ठा के आखिरी के 2 चरण 3 और 4 और मूल के प्रारंभ के 2 चरण 1 और 2, यही पूर्ण रूप से मूल का कहलाएगा।
अन्य मूल के नहीं कहे जाते हैं, लेकिन आप प्रारंभिक जानकारी के लिए इन 6 नक्षत्रों को मूल का नक्षत्र माने और इसको याद रखने की जरूरत है। और आसान है दूसरे पार्ट को भी समझना। वो कैसे? तो याद तो इतना ही रखना है, ये अश्वनी, मघा और मूल, ये तीनों के स्वामी केतु हैं। तो इसके पहले और दूसरे चरण, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, अर्थात केतु के पहले और दूसरे चरण, अर्थात प्रारंभ के 2 चरण। अब बुध का देख लीजिए, ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा, इसके अंतिम 2 चरण है, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, अर्थात बुध के अंतिम 2 चरण। और ये कंजम्पशन पॉइंट है, एक नक्षत्र समाप्त होते ही दूसरा नक्षत्र प्रारंभ होता है और ये दोनों ही मूल के होते हैं। तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन का समय है, चंद्रमा की संक्रांति एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में हो रही हो और उस समय यदि जन्म हो और वो यदि मूल का नक्षत्र हो तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो यहाँ हम लोगों ने समझा कि केतु के प्रारंभिक के 2 चरण और बुध के अंतिम के 2 चरण पूर्ण रूप से मूल के कहे गए हैं। कभी जब हम हमेशा कहते हैं कि हम टोने टोटके की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में प्रमाण रूप से उपाय बताए जाते हैं उसको जरूर बताएंगे। मूल के का उपाय सभी कर्मकांड के जानकार पंडित बताते हैं और अपने अपने विधि से करते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से शास्त्रीय तरीका ही होता है, वो उपाय होता है, उसको कर लेना चाहिए। अब ये जो मूल की चर्चा होती है ये हमारे विवाह के समय नहीं होना चाहिए, हमारे नौकरी करने के समय नहीं होना चाहिए। ये बचपन की बात है कि जब मूल में जन्म हुआ और उसी समय जानकारी प्राप्त हुई तो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ वापस जब वही नक्षत्र आता है तो उसी दिन आपको शांति करा लेनी चाहिए, या वहाँ नहीं करा सके फिर 3 महीने बाद अर्थात विषम संख्याओं के महीनों में जाकर के आपको करा लेना चाहिए। और ये प्रक्रिया 1 से 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए। यदि आप नहीं कराते हैं तो हरि का नाम लीजिए, आगे आपको आपके उपनयन के समय, आपके विवाह के समय, अन्य संस्कार आदि के समय, या कहें कि जीवन में कोई परेशानी आ गई, कोई ज्योतिष बता दिया कि मूल में जन्म हुआ था इसीलिए परेशानी है, तो ऐसा भी नहीं मानना है। इसका प्रभाव भी बचपन में ही होता है। कहते हैं मूल में जन्मा जातक जीवित नहीं रहता और यदि जीवित रहता है तो बहुत ही भाग्यवान होता है। और वो जीवित रहे इसके लिए ही उपाय बताए गए हैं। अब मूल के मंत्रों का जप होता है और उसके स्वामी जो भी होते हैं उन ग्रहों का जप होता है और जो उसके देवता होते हैं उसका पूजन होता है। तो स्वामी तो आप लोगों ने समझ ही लिया, देवताओं की भी बात हम जब पंचांग पढ़ाएंगे तो वहाँ नक्षत्रों के देवता आप लोगों को बताएंगे। अभी हम लोग फलिक ज्योतिष में इसी तरह से आगे निकलते रहेंगे। तो आज आपने देखा कि ज्योतिष के पहले प्रश्न जो होते हैं उसका जवाब यदि हमारा बेसिक मजबूत है तो कितना आसान है देना। पंचांग निकालेंगे या फिर आप चंद्रमा की गति को समझेंगे, या आजकल के युग में कहते हैं ये तकनीक बहुत विकसित है। जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ स्वयं जानिए, गूगल सर्च कीजिए कि आज चंद्रमा कौन से नक्षत्र है। यदि ये 6 नक्षत्र प्राप्त होते हैं तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, समझ जाइए कि बच्चा मूल में है। लेकिन अन्यत्र बहुत बड़ी परेशानी होगी, ये नहीं समझना चाहिए, इसको नहीं मानना चाहिए। इस पे हम चर्चा आगे करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।